person who is a stranger for me, he comes to my place and without taking my permission, he starts using my swimming pool, or in that case, he destroyed my garden, he plucks all the flowers and destroys everything, right? So, do I have a right to file a case against him? But he has not done any criminal offense, right? So it will not come under criminal law. Neither is there any contract between me and that other person. So the Indian Contract Act also doesn't come into picture. So I have that right to file a case against him. But under which law? कौन से law में आएगा ये? क्योंकि criminal law तो है नहीं, Indian Contract Act है नहीं. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I will be talking about a very interesting topic and that is law of torts. तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस लॉ इन डिटेल इट विल टेक मी 2 to 3 hours, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस लॉ को बहुत कम टाइम में आपके सामने ये ला सकूं एंड आई विल बी गिविंग यू एज मेनी एग्जाम्पल्स एज आई कैन टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट what do you mean by torts, और ये torts word आया कहाँ से था? This tort word is derived from a Latin word tortum which means wrong or unlawful conduct, right? And this law is derived from UK का law. ये UK के law से हमने derive किया है, ठीक है? तो अब इस tortum का मतलब होता है wrong or unlawful conduct. So the basic objective of law of tort is to provide relief to the person. आपको compensation मिल सकती है अगर दूसरे बंदे ने आपके साथ कोई unlawful या कोई गलत काम किया. If any person has done any wrongful act, so you can get compensation under this law of tort. Fine. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कोई गलत किसी ने मेरे साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट करा तो उसके लिए मुझे कंपेंसेशन मिलेगी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, ठीक है? नाउ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर इज लॉ ऑफ टॉर्ट में ऑल द रॉन्ग एक्ट्स दे आर नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, दे आर सिविल रॉन्ग, राइट? वो सिविल के अंदर आता है बिकॉज फॉर क्रिमिनल ऑफेंस वी ऑलरेडी हैव अ लॉ, राइट? क्रिमिनल लॉ तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसमें बात करेंगे सिविल रॉन्ग की. फाइन. आपका इसके अंडर मतलब आपको ये नहीं कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी या कोई पनिशमेंट, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट यू विल बी गेटिंग कंपेंसेशन फॉर द डैमेजेस जो आपको मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा. फाइन. ओके. सो ऑल wrongful means all wrongful acts done by you doesn't come under tort. तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो tort के अंदर आती है? So tort के अंदर look at this equation कि tort कब बनता है. There are 3 essential elements, तभी वो tort बनता है. So what are these 3 essential elements? Wrongful act plus legal damages plus legal penalty. तब जाकर ये क्या बनेगा? tort बनेगा. अब इसका क्या मतलब हुआ? Again I will be explaining you with the help of a very simple example. Suppose आई वेंट टू अ रिजॉर्ट, ठीक है? मैं अपनी फैमिली के साथ एक रिजॉर्ट में गई एंड आई वॉन्टेड टू यूज देयर स्विमिंग पूल. मुझे स्विमिंग करनी थी, सो आई वॉन्टेड टू यूज अ स्विमिंग पूल. सो whenever you go to a swimming pool you would have seen the warning signals जो लगे होते हैं हर जगह पर, saying कि इसकी जो पूल है इसकी डेप्थ कितनी है, so that you come to know कि इसकी डेप्थ क्या है और उस हिसाब से you use that pool, right? अब हुआ क्या, जब मैं वहाँ रिजॉर्ट में गई, ठीक है, तो वहां पर कोई भी जो सिग्नल्स होते हैं जो भी वो नहीं थे, कहीं पर मेंशन नहीं था कि इस जो पूल का कितना ये डेप्थ है, राइट? सो आई जम्प्ड इनटू द पूल एंड उसकी जो पूल की जो डेप्थ थी दैट वाज ओनली 2 feet, ठीक है? And there was nowhere mentioned the depth of the pool. So I just jumped in and I got injury, I got hurt. So I have that right to file a case against the authority. मेरे पास ये पूरा राइट है और मुझे उसकी compensation भी मिलेगी. I'll get relief, I'll get monetary compensation from that authority. अब ऐसा क्या, ये एक सिचुएशन है, ठीक है? तो अब टॉर्ट बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? रॉन्गफुल एक्ट का होना. दूसरा पॉइंट क्या है? लीगल डैमेज होना.
क्योंकि मेरे पास ये एक राइट है, बिकॉज आई हैव दैट लीगल राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी प्रोटेक्टेड. तो मेरे पास वो राइट है. दैट अथॉरिटी, रिजॉर्ट अथॉरिटी, दे आर वायलेटिंग माई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक वार्निंग देनी चाहिए थी, विच दे डिड नॉट. सो दे विल बी लाइबल टू गिव मी कंपेंसेशन फॉर द डैमेजेस, राइट. अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज, सपोज there's election time which is going on, right, and I want to vote to a party, say suppose A, मुझे A पार्टी को वोट करना है, बट I have been stopped from voting. मुझे जबरदस्ती वोट करने से मना कर दिया गया है, राइट. सो I am not able to vote that person क्योंकि मुझे मना कर दिया गया है. और ठीक है, तो अब क्या हुआ, although that party wins, जिसको मुझे वोट करना था that party wins, ठीक है, वो पार्टी जीत गई है, बट मेरा जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ ना. जो मुझे राइट मिलना चाहिए था, राइट टू वोट, आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, मुझे वो राइट नहीं मिला. सो आई हैव द राइट टू क्लेम फॉर दैट एंड आई विल बी गेटिंग कंपेंसेशन फॉर दिस ऑल्सो, बिकॉज माई लीगल राइट विच आई वॉज सपोज टू गेट, दैट इज बीन वायलेटेड. ऑल्दो इसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज दैट पार्टी इज ऑलरेडी वॉन द इलेक्शंस. उसको तो पहले ही वो जीत चुकी है, उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन क्योंकि मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है. एज सुन एज योर लीगल राइट इज वायलेटेड, टॉर्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. टॉर्ट तभी आएगा जब लीगल राइट आपका वायलेट हो गया, चाहे आपको डैमेज हुआ या नहीं हुआ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ऑल्दो कोई डैमेज नहीं था उस पार्टी को, उसके बावजूद भी आई हैव द राइट टू फाइल अ केस बिकॉज माई लीगल राइट वॉज वायलेटेड. सो टॉर्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो देयर आर टू थिंग्स, इंजरी विदाउट डैमेज एंड डैमेज विदाउट इंजरी. जब इंजरी तो हुई पर डैमेज कुछ भी नहीं हुआ, तब भी मुझे रिलीफ मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इलेक्शन वाला. इन द सेकेंड केस, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज तो हुआ पर इंजरी नहीं हुई. इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल विच आई गेव यू, स्विमिंग पूल वाला. अब सपोज दैट स्विमिंग पूल अथॉरिटी, दे हैव गिवन दैट वार्निंग सिग्नल कि इसकी जो डेप्थ है ना पूल की, दैट इज ओनली 2 feet, राइट. इवन आफ्टर रीडिंग दैट मैं जंप कर गई, फाइन. तो इसके अंदर क्या हुआ, मुझे जो भी डैमेज होगा, जो भी मुझे इंजरी आई होगी, आई कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दैट अथॉरिटी बिकॉज they have provided me the warning. Even after reading that, I jumped in the swimming pool, right? So इस केस में क्या है, मुझे डैमेज तो हुआ, मुझे लॉस तो हुआ, मुझे चोट तो लगी, बट क्या था, इसके अंदर जो अथॉरिटी है उसने अपनी कोई राइट वायलेट नहीं करा. सो इन दिस केस, although there is a damage but it is without injury, so I'll not be getting any compensation and tort will not come into existence in the second case. Fine. I hope आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि 3 एलिमेंट्स क्या हैं और तब आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है दैट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट, तो किया ही आपने कुछ, पर आपके साथ में लीगल डैमेजेस हुए हैं कुछ, प्लस उसकी आपको उसके लिए क्या मिलेगी, लीगल पेनल्टी मिलेगी. फाइन. अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने वाली वो है जो भी आपको डैमेजेस जो भी मिलते हैं, वॉट एवर कंपेंसेशन यू गेट, राइट, इफ यू आर इन लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर अगर आप आ रहे हो, सो द डैमेजेस, द पेनल्टी, इट इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. इसका क्या मतलब होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का, लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द डैमेजेस आर लिक्विडेटेड, विच मीन्स दैट before the contract it is already decided in between the parties कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इतने डैमेजेस आपको भरने पड़ेंगे. इट इज लाइक डिसाइडेड इन एडवांस कि कितना डैमेज का अमाउंट कितना होगा. बट इन दिस केस, इन लॉ ऑफ टॉर्ट, एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मतलब जानती भी नहीं हो उस पार्टी को, सो द डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड, विच मीन्स दैट जब आप कोर्ट में केस करोगे तो दैट कोर्ट विल, आफ्टर दैट इट विल डिसाइड कि कितना डैमेजेस आपको मिलेगा, कितनी कंपेंसेशन मिलेगी मॉनेटरी टर्म्स में. तो वो जो आपका डिसाइड हो रहा है वो पहले से डिसाइड नहीं हो रहा, इट विल बी ओनली आफ्टर यू फाइल अ केस इन द कोर्ट, द कोर्ट विल डिसाइड अबाउट इट, राइट. सो दिस इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है. अच्छा, अब ये भी समझ में आ गया. अब
3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ टॉर्ट होता है. फर्स्ट इज इंटेंशनली, सेकेंड इज नेग्लिजेंस एंड थर्ड इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अब ये क्या होता है? इंटेंशनली मीन्स जानबूझकर. व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इंटेंशनली, जानबूझकर आपने गलत किया, लाइक असॉल्ट, so this is intentional. Fine. Second is negligence. Negligence means because of your carelessness. ठीक है, आपका you did not have that intention of causing harm to the other person, but because of your carelessness you are doing something wrong, जिससे दूसरे person को क्या हो गया? Loss हो गया या damage हो गया, right? So in negligence, like you were supposed to behave in a particular condition. कैसे behave करना चाहिए जो normal लोग जैसे behave करते हैं, but you did not behave that way, so that is negligence, carelessness. Like अगर वो swimming pool authority ने क्या किया, वो warning signal नहीं दिए, right? So that will be because of his negligence. मुझे loss हो गया, मुझे damage हो गया, मुझे injury हो गई. ठीक है. So in case of negligence, the other party is bound to give the he will be burdened to give a proof कि दूसरा पर्सन जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे लॉस हुआ. सो ही हैज टू प्रूव इट टू द कोर्ट, ही हैज टू गिव दैट प्रूफ टू द कोर्ट. ठीक है. थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है? अब देयर आर सर्टन कंडीशंस व्हेन you did not had that intention of causing harm to some other person, neither were you careless. ना ये था ना ये था, मतलब आप careless भी नहीं हुए, plus you did not have that intention of harming some other person. उसके बावजूद भी आपको compensation देना पड़ेगा and you don't have any other option. कैसे? अब ये इसका क्या मतलब हुआ? कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ना आपसे कोई प्रूफ मांगेंगे ना कुछ, आपको वो स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल आपको देना ही देना पड़ेगा, इवन आफ्टर कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था और आपने कोई केयरलेसनेस नहीं करी, इवन आफ्टर दैट यू आर बाउंड टू कंपेंसेट द अदर पर्सन. सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट एग्जाम्पल इज रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. अब इसका एग्जाम्पल क्या था? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या था? दे बोथ वर नेबर्स, ये आमने सामने साथ साथ रहते थे. ठीक है. सो रायलैंड वॉज अ मिल ओनर एंड फ्लेचर हैड कोल माइन्स. ठीक है. अब रायलैंड मिल ओनर था, सो ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वॉयर, क्योंकि उसको पानी चाहिए था, सो ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वॉयर. तो अब क्या हुआ? फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वॉयर he appointed some independent contractors and engineers for the same, right? उन्होंने वो अपॉइंट करा. अब क्या हुआ कि उस रिजर्वॉयर से जो शाफ्ट थी उससे वाटर ब्रेक हो गया एंड दैट वाटर, बिकॉज ऑफ दैट वाटर ब्रेक इट एंटर्ड द कोल माइंस ऑफ फ्लेचर. वहां की कोल माइंस में पहुंच गए, जिस वजह से इसकी लैंड बिल्कुल इसे बहुत डैमेजेस बियर करने पड़े. सो फ्लेचर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट रायलैंड, राइट, सेइंग कि मेरा तो डैमेज हो गया, सो आई नीड कंपेंसेशन फॉर दिस, राइट. रायलैंड ने क्या बोला? रायलैंड ने ये बोला कि यार मेरी गलती तो इसमें है ही नहीं, बिकॉज आई अपॉइंटेड इंजीनियर्स फॉर द सेम एंड इट वॉज नॉट माई नेग्लिजेंस. मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया. आई अपॉइंटेड द इंजीनियर्स फॉर द सेम. सो कोर्ट का क्या डिसीजन था? कोर्ट सेड दैट कि आपने क्या करा, जो लैंड है अपने ढंग से, मतलब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ आपका. ठीक है. यू यूज योर लैंड नॉन नेचुरली एंड वो जो भी आपने यूज करा, रिजर्वॉयर बनाया, तो वो आपके एरिया से, जो भी आपकी बाउंड्री है उससे एस्केप होकर वो दूसरे की बाउंड्री में पहुंच गया. सो यू नीड टू कंपेंसेट फॉर दैट, राइट. सो फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देयर आर टू थिंग्स. जब वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, फर्स्ट इज डेंजरस थिंग्स. डेंजरस थिंग्स मीन्स समथिंग विच इज नॉन नेचुरल, यू आर यूजिंग इट, राइट, एंड इट एस्केप्ड, वो कहीं और चला गया. ठीक है, वो आपकी बाउंड्री से बाहर चला गया. सो यू विल हैव टू कंपेंसेट टू द अदर पर्सन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. ठीक है. दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइक इफ यू आर यूजिंग सम वेरी हार्मफुल गैसेज और ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो और वो
अगर एस्केप हो गई, सो यू हैव टू कंपेंसेट फॉर ऑल द डैमेजेस विच पीपल वुड हैव अकर्ड, राइट. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज, सपोज मेरे घर में कुछ वाइल्ड प्लांट्स या वाइल्ड ट्रीज प्लांट्स थे, ठीक है, जो मैं ग्रो कर रही थी. अब हुआ क्या, साथ वाले जस्ट नियर बाय देयर वाज अ हॉर्स, किसी के पास हॉर्स था. सो दैट हॉर्स केम रनिंग and he came to my home and he ate all the plants, the wild plants, and immediately उसकी डेथ हो गई. So that neighbor, he filed a case against me कि ये मुझे कंपेंसेशन चाहिए, मेरे हॉर्स की डेथ हो गई. सो लॉ सेज दैट, लॉ का रिजल्ट क्या था कि ठीक है मेरे वाइल्ड प्लांट्स थे बट इट डिड नॉट एस्केप फ्रॉम माई बाउंड्रीज, वो मेरी बाउंड्रीज में ही थे. यू दैट हॉर्स केम टू माई बाउंड्री, मेरे जो वाइल्ड प्लांट्स थे वो बाहर नहीं गए. सो आई विल नॉट, सो दैट नेबर विल नॉट गेट एनी कंपेंसेशन फॉर द डेथ ऑफ द हॉर्स. फाइन. तो वो एस्केप होना जरूरी है, तभी आपको कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है. सो देयर आर सम एक्सेप्शंस. ये एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई कि वो एस्केप अगर नहीं होता तो आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगी. सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड. जो मेरे इवेंट जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, लाइक अर्थक्वेक एंड ऑल दिस, जो फ्लड, तो वो मेरे हाथों में नहीं है, दैट इज अनकंट्रोलेबल. सो दिस इज वन एक्सेप्शन जब आपको कंपेंसेशन नहीं मिल सकती, ठीक है. और अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब जो लॉ के ने जो कुछ बोला है, कंपल्सरी किया है, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आई लाइक रियली ट्राइड हार्ड टू टेक मिनिमम टाइम इसको कवर करने के लिए, एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, गिविंग मेनी एग्जाम्पल्स ताकि आपको समझ में आ जाए इजिली. So one work which I would like to give you is, you would have heard about Bhopal gas tragedy, right? आपने ये सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में. सो आई वॉन्ट यू टू रीड दैट केस एंड कमेंट इन द बॉक्स बिलो कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कैसे आता है. फाइन. सो प्लीज डू रीड दैट केस एंड कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो. So in case of any doubts, please feel free to comment on the box, and if you like my video, please click on the like button and please share it with all your friends. Thank you so much.